नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल जीके पाठशाला में। दोस्तों आज हम बात करेंगे जो संविधान है उसकी कुछ मुख्य विशेषताओं के बारे में। इससे पहले वाली वीडियो में हमने पढ़ा था संविधान सभा के बारे में। तो मुख्य विशेषताएं देखते हैं, जिसमें सबसे पहली जो विशेषता आता है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न संविधान। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, देखो जो हमारी प्रस्तावना आती है उसमें भी सबसे पहले लिखा आता है हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। तो देखो संपूर्ण प्रभुत्व इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे घर में शादी का कार्ड आता है तो अब डिसीजन किसको लेना है, पिताजी को लेना है कि भाई जाना है कि नहीं जाना है, किसके जाना है किसके नहीं जाना है। तो यहाँ निर्णय लेने का अधिकार किसके पास है, वो है पिताजी के पास। भाई कहाँ जाएंगे कहाँ नहीं जाएंगे, किसके यहाँ जाना है किनके यहाँ नहीं जाना है, ये सब पिताजी के पास है। निर्णय लेने का अधिकार वो सब पिताजी के पास है। तो सेम वैसे ही भाई भारत है, राष्ट्र तो पहले भी था, राज्य तो पहले भी था, लेकिन संपूर्ण प्रभुत्व नहीं था। जैसे चार चीज़ें होती हैं राज्य के लिए, चार चीज़ें एसेंशियल हैं, जिसमें एक तो हो गया क्षेत्रफल, एक हो गई जनसंख्या, और एक हो गई सरकार, और जो चौथी चीज़ आती है वो होती है संप्रभुता। संप्रभुता यानी निर्णय लेने का अधिकार। तो भारत के संविधान द्वारा भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न बनाया गया। किसी के भी क्या दबाव में लेकर हम डिसीजन नहीं लेते हैं, जो करना है वो हम अपने हिसाब से करते हैं। इसके बाद जो दूसरी चीज़ आती है वो आती है प्रस्तावना। देखो प्रस्तावना को संविधान की आत्मा भी कहा गया है, और ये टॉपिक ऐसा है इसमें से क्वेश्चन निश्चित रूप से आते हैं। आप छोटी एग्जाम दोगे चाहे बड़ी एग्जाम, जैसे आप फर्स्ट ग्रेड की बात करें उनमें तो क्या आएगा, लेकिन जो रीट है पटवारी है इन सब में क्या है, राजस्थान पुलिस है, सब में क्वेश्चन इनसे उठते ही उठते हैं संविधान सभा की विशेषताओं से। तो संविधान की आत्मा कहा गया है प्रस्तावना को, संविधान की आत्मा पूछा जाता है अक्सर। और इसके अलावा के एम मुंशी का एक कथन आता है, इन्होंने जो प्रस्तावना है उसको संविधान की राजनीतिक कुंडली कहा है। कुंडली का मतलब एक तरह से घेरा, कि जो सब कुछ है वो इसके चारों तरफ ही है। हम भारत के लोग, यानी प्रस्तावना में भी क्या है, सब कुछ बताया हुआ है भारत के लोगों को संबंधित, यानी जो अंतिम में शक्ति दी गई है वो जनता को दी गई है। हम भारत के लोग, सिर्फ और सिर्फ शक्ति किस में निहित है, भारत में निहित है। और प्रस्तावना में पूरे सारे उद्देश्य हैं वो सारे क्या है, निहित है कि देश के लिए क्या करना है। तीसरा आता है सबसे विशाल संविधान, सबसे बड़ा लिखित संविधान, ये है भारत की विशेषता। पूछा जाता है सर, जैसे अमेरिका की बात करें, अमेरिका का भी लिखित है, वैसे अमेरिका है, कनाडा है, इन सब का लिखित संविधान है। दक्षिणी अफ्रीका है, और जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन का अलिखित संविधान है। जैसे अमेरिका की बात करें तो मात्र और मात्र 7 अनुच्छेद ही हैं, और भारत के संविधान की बात करें तो 395 अनुच्छेद हैं प्लस 22 भाग, और जो अनुसूचियाँ 8 थी वो 8 अब बढ़कर कितनी हो गई है, 12। तो इस प्रकार से सबसे विशाल सबसे लंबा लिखित संविधान है भारत का। अमेरिका, कनाडा, जैसे दक्षिणी अफ्रीका की बात करें तो मात्र 153 इसमें है अनुच्छेद। तो सबसे बड़ा और लिखित संविधान है, ये भी एक विशेषता है भारत की। फिर है लिखित एवं निर्मित संविधान। लिखित संविधान है, जैसे अभी हमने बात करी ना, अमेरिका, कनाडा, इनकी तरह क्या है, लिखित है संविधान। जैसे ब्रिटेन का है वो अलिखित संविधान है। ब्रिटेन के संविधान के बारे में ये कथन आता है कि ये आदमी से पुरुष और पुरुष को आदमी से महिला और महिला से पुरुष नहीं बना सकती, बाकी सब काम कर सकती है। ब्रिटेन का संविधान ऐसा संविधान है कि आदमी को तो महिला नहीं बना सकती और महिला को आदमी नहीं बना सकती, मतलब जेंडर चेंज नहीं कर सकती। बाकी ब्रिटेन का संविधान सब कुछ कर सकता है, क्योंकि अलिखित है तो जो मर्जी है वो करो। और जैसे भारत का संविधान है ये क्या है, लिखित संविधान है। और संसदीय शासन व्यवस्था, देखो इंपॉर्टेंट है संसदीय शासन व्यवस्था। संसदीय शासन, यहां देखो संसद, आप ऐसे मान के चलो संसदीय शासन व्यवस्था उसे कहते हैं जिसमें कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के बीच घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। कार्यपालिका और व्यवस्थापिका, तो भारत में तो घनिष्ठ संबंध है ही।
भारत में घनिष्ठ संबंध है क्योंकि संसद के जो सदस्य जैसे लोकसभा और राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति है, जैसे लोकसभा के सदस्य कार्यपालिका के भी सदस्य रहते हैं और व्यवस्थापिका के भी सदस्य रहते हैं, यानी दोनों में जो संबंध बना हुआ है वो क्या है, घनिष्ठ संबंध है। तो ये संसदीय शासन व्यवस्था है, यानी दोनों में क्या घनिष्ठ संबंध पाया जाता है, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में। फिर है नेक्स्ट है वो है मौलिक अधिकार, मूल अधिकार, यानी कुछ अधिकार दिए गए भारतीय जनता को कि भारतीय जनता का किसी प्रकार से शोषण ना हो। तो मूल अधिकार हैं जो प्रारंभ की बात करें, जब भारत का संविधान लागू हुआ था तब मूल अधिकार कितने थे, 7 थे। और फिर मूल अधिकारों की संख्या कितनी रह गई, 6। भाई प्रारंभ में कितने थे, 7 थे। और ये पूछा जाता है कि कब हटाए गए, तो हटाए गए 44वें संशोधन द्वारा। अब यहाँ देखो एक याद करने की आपको ट्रिक बताता हूँ। 44 का मतलब 4 और 4 8, यानी 1978 में ये हटाए गए थे। ये 2 इम्पोर्टेंट हैं, जो हटाए गए वो सब ये मानो 44 में हटाए गए, और जो जोड़े गए वो सब किस में जोड़े गए, 42 में जोड़े गए, 42 में हटाए गए 44 में। तो 4 + 2 6, ये हो जाएगा 1976। सन याद रखने का है, 1978 और 1976। तो 44वें संविधान संशोधन द्वारा एक अधिकार जो मूल अधिकार था, संपत्ति का अधिकार, वो उठाया गया। और अब जो मूल अधिकारों की संख्या है वो कितनी बची है, 6। अब अधिकार लिए कहाँ से गए हैं, ऐसे अधिकार और ऐसे अमेरिका। और ये भी जो स्टार्टिंग का वर्ड और पकड़ लो, 3, मतलब भाग 3 में है, ये संविधान के भाग 3 में है मूल अधिकार। अब बात आती है मूल कर्तव्य। तो मूल कर्तव्यों की जो संख्या है वो है 11। कहाँ से लिए गए हैं, रूस से लिए गए हैं, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। स्वर्ण सिंह की पहले देखो स्टार्टिंग की बात करें, जब लिए गए थे, ये जोड़े गए थे। अब जोड़ने वाली बात आ गई, तो जोड़ने वाली बात आ गई 1978 में, सॉरी 1976। जोड़ने वाली बात 76 की, यानी 42वें संविधान संशोधन द्वारा। अब एक यहां देखो एक चीज और ध्यान रखो, 86वां जो संशोधन हुआ था, 86वें संशोधन द्वारा एक मूल अधिकार और जोड़ा गया, एक मूल कर्तव्य और जोड़ा गया। जो 6 से 14 वर्ष तक के बालक हैं उनको निःशुल्क शिक्षा, यानी शिक्षा का अधिकार, एक तरह से निःशुल्क शिक्षा का अधिकार। 6 से 14 वर्ष के RT जो अधिनियम है, राइट टू एजुकेशन। तो 86वें संशोधन द्वारा मूल कर्तव्यों में भी जोड़ा गया और मूल अधिकारों में भी जोड़ा गया 86वें संशोधन द्वारा, और नीति निर्देशक तत्व में। तो ये बात आ गई कि भारत की जनता को कुछ अधिकार भी दिए गए हैं और कुछ कर्तव्य हैं वो भी क्या है, दिए गए। यानी अधिकार और कर्तव्य दोनों जुड़े हुए हैं। देखो कंसेप्ट दोनों हैं वो जुड़े हुए हैं, अधिकार और कर्तव्य। मैं गवर्नमेंट से मांग करूँ, भाई DA नहीं बढ़ा रही है गवर्नमेंट, ठीक है, गलो सरकार है वो DA नहीं बढ़ा रही है, ये मान लो मेरा अधिकार है, भाई मैं काम कर रहा हूँ तो ये मेरा अधिकार है। लेकिन गवर्नमेंट भी ये कहती है कि भाई आपका कुछ कर्तव्य भी है, समय के ऊपर कोर्स पूरा करो, समय के ऊपर उनकी मतलब एक तरह से परीक्षाएं लो, आयोजित कराओ, उनका शैक्षणिक स्तर सुधारो। कहने का मतलब है अधिकार और कर्तव्य दोनों क्या है, जुड़े हुए हैं, इसलिए दोनों को एक साथ लिखा है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, ये न्यायालय में वाद योग्य नए नीति निर्देशक तत्व है। ये एक तरह से राज्य के कर्तव्य बताए गए हैं कि आप जो कोई कानून बनाओ तो राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है इनको ध्यान में रखो, भाई इन चीज़ों को तो आपको ध्यान में रखनी है, फिर कोई आप कानून बनाओ। यानी एक तरह से क्या है, ये राज्य के कार्य बताए गए हैं, नीति निर्देशक तत्व राज्य के कार्य हैं। जो मूल कर्तव्य वो अपने कर्तव्य हैं और ये नीति निर्देशक तत्व है, ये राज्य के कार्य हैं। तो यहाँ ये तो हो गया देखो भाग 3 मूल अधिकार,
भाग 4 में आ जाएंगे आपके नीति निर्देशक तत्व, और भाग 4 क इसमें आपके आ जाएंगे मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य ये नीति निर्देशक तत्व है। बहुत बार प्रश्न पूछा गया, कहाँ से लिए गए हैं? ये लिए गए हैं आयरलैंड से। तो ये 2 चीज़ें हैं, ये कम से कम आप इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, ध्यान रखो। मौलिक अधिकार व कर्तव्य और राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अब है समाजवादी। तो जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था उसी में ही ये चीज़ें जोड़ी गई थी। हम भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक, ये 42वें संविधान यानी जो समाजवाद शब्द है वो भी कब जोड़ा गया था? 42वें संविधान संशोधन द्वारा। वयस्क मताधिकार यानी वयस्क, यहाँ भारत में जो जवान कब किसको माना गया है? जो 18 साल का हो जाता है उसको जवान माना गया। भाई वो उसका दिमाग है वो परिपक्व हो जाता है, वो सरकार चुनने में क्या है? समर्थ है। उससे जो छोटा रहता है वो बड़ा है, वो कुछ नहीं कर सकता। तो अब ये जो पहले जो उम्र थी वो थी 21 वर्ष। यहाँ ये ध्यान रखना कि 1989 से पहले ये आयु कितनी थी? 21 वर्ष। और 61वें संशोधन द्वारा 61वें संशोधन द्वारा इस आयु को घटाकर कितना कर दिया? 18 वर्ष कर दिया गया। ये 18 वर्ष आयु करेगी। और ये जब की गई 1989 में, उसके बाद से गठबंधन सरकारों का दौर ऐसा आया। 21 से पहले गठबंधन सरकारों का दौर इतना नहीं चलता था, और 21 के बाद गठबंधन सरकारों का दौर ऐसा आया, यानी इन्होंने जो परिपक्व माना जो 18 वर्ष वालों को, उन्होंने ऐसी परिपक्वता दिखाई कि गठबंधन सरकारों का उस समय से दौर चालू हो गया, जो अभी जाके निपटा है जब बीजेपी सरकार आई थी। तो ये हो गई वयस्क मताधिकार। और सार्वभौमिक मताधिकार भी है भाई, सबको 1 वोट डालने का अधिकार है। 1 वोट से चाहे वो BA है, चाहे MA है, चाहे अनपढ़ है, चाहे बीमार है, चाहे बहुत ज़्यादा स्वस्थ है, सबको 1 वोट डालने का अधिकार है। सरकार चुनने का सबको अधिकार दिया गया है। ये है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। पंथ निरपेक्ष जो अधिकारों की बात आती है, जो धर्म की स्वतंत्रता है, तो अनुच्छेद 25 के अनुसार किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता है। आर्टिकल 25 ये कहता है, 25 से 28 जो धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है अधिकारों में, तो अनुच्छेद 25 के अनुसार जो धार्मिक स्वतंत्रता है उसी के अनुसार भारत जो है पंथ निरपेक्ष, किसी भी पंथ का एक तरह से समर्थन, किसी भी धर्म विशेष का समर्थन भारत नहीं करता है। सभी भारत की दृष्टि में, भारत के संविधान की दृष्टि में सब धर्म क्या है? समान है। फिर है स्वतंत्र न्यायपालिका। स्वतंत्र न्यायपालिका ऐसे है कि अगर कार्यपालिका और व्यवस्थापिका ये अगर कोई ऐसे कानून बना दे, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका और कानून बना दे, और इनको ऐसा लगे कि भाई नहीं ये कानून जो हैं वो भारतीय जनता के लिए सही नहीं है, यानी जनता के अधिकारों पर कुठारघात कर रहे हैं, तो उनको क्या है? बदल भी सकती है, रद्द भी कर सकती है। न्यायपालिका को एकदम क्या है? स्वतंत्र रखा गया है एक तरह। और उनकी क्या है? नियुक्ति में भी क्या है? किसी की भागीदारी नहीं है। फिर भाई राष्ट्रपति नियुक्त करता है, बाकी जो संसद के सदस्य हैं इनकी कोई, तो स्वतंत्र है। न्यायपालिका स्वतंत्र है। कार्यपालिका ने, व्यवस्थापिका ये कोई भी अगर नियम बनाए तो उनको क्या है? ये रद्द कर सकती है, अगर जनता के हितों की रक्षा अगर वो नहीं कर रहे हो। दूसरी जो 12वीं विशेषता आती है वो आती है कठोरता व लचीलेपन का मिश्रण। भाई कठोरता व लचीलेपन आप ऐसा सकते हो, जो अमेरिका का संविधान है वो कठोर है, यानी जो कठोरता ली गई है वो अमेरिका से ली गई है, और जो लचीलापन है वो लिया गया है ब्रिटेन के संविधान से। ध्यान रखना, कठोरता अमेरिका से और लचीलापन लिया गया ब्रिटेन से। यानी भारत का संविधान न तो इतना नम्न है, लचीला है, न ही ज़्यादा कठोर। इसका मतलब कि इसमें न तो आसानी से फेरबदल हो सकता है, यानी और आसानी से फेरबदल भी हो सकता है। न तो आसानी से हो सकता है और आसानी से हो भी सकता है। अब जैसे संविधान संशोधन की बात करें तो आर्टिकल 368 में ये प्रक्रिया दी हुई है। ये सब पर्सन इंपॉर्टेंट है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया कौन से अनुच्छेद में दी गई है, कहाँ से ली गई है, दक्षिणी अफ्रीका से ली गई है, सब इंपॉर्टेंट पर्सन है, कोई हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ इसमें संविधान संशोधन की प्रक्रिया 3 प्रकार से दी गई है।
बताई गई, लेकिन ये जो आर्टिकल है ना, आर्टिकल में तो दो ही प्रकार से बताई गई है। एक तो है कि पहली जो प्रकार है वो नहीं दी हुई है, जैसे 2 और 3 प्रकार हैं। पहला प्रकार है कि संसद है वो साधारण बहुमत से कोई कानून बना सकती है, पारित करवा सकती है, कोई अधिनियम है, कोई एक्ट है। एक है 2/3 बहुमत से पारित करवा सकती है। एक है संसद के साथ साथ क्या है, कम से कम आधे राज्यों से वो कानून पास होना चाहिए, जो नियम है पास होना चाहिए। तो देखो ये जो प्रक्रिया है वो इसमें 368 में नहीं दी गई है। बाकी अब देखो 2/3, भाई 2/3 को अपने फेवर में करना भी आसान बात नहीं है। तो एक तो ये तो आसान, ये तो लचीलेपन की हो गई, इसमें लचीलापन भी है और कठोरता भी है। और आधे राज्य से ज़्यादा से पास करवाना ये कठोरता की निशानी है। तो यानी कठोर भी है भारत का संविधान और लचीला भी है। फिर एकात्मक और संघात्मक तत्वों का अद्भुत संयोग। ये एकात्मक और संघात्मक को देखो, एकात्मक यानी सारी शक्तियां एक के पास इकट्ठी होना, एक ही है, जो है वो एक है। ये वैसे नॉर्मल एग्जामों के लिए नहीं है, लेकिन जो 11वीं 12वीं मेरी एकात्मक संघात्मक जो बीए को ग्रेजुएशन सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड है उनके लिए तो ये एकात्मक तो सब जानते। एकात्मक मतलब शक्तियों का केंद्रित होना, शक्तियों का केंद्रित होना। और संघात्मक शक्तियों का केंद्रित नहीं होना। तो देखो भारत की विशेषता ये रखी गई है कि ना ही तो संविधान का ज़्यादा शक्तियों का केंद्रीकरण किया गया है और ना ही ज़्यादा शक्तियों का विकेंद्रीकरण किया गया है, यानी दोनों का ये रखा गया है। न तो ज़्यादा शक्तियाँ केंद्रित की गई हैं, भाई राज्य सरकार को ज़्यादा पावरफुल बनाया गया, लेकिन इतना भी पावरफुल नहीं बनाया गया। जैसे केंद्र राज्य संबंधों की बात करें तो सूचियाँ बांटी गई, कुछ महत्वपूर्ण विषय हैं वो संघ सूची में शामिल है, कुछ जो महत्वपूर्ण विषय हैं वो संघ सूची में है। उसके बाद राज्य सूची, समवर्ती सूची, अवशिष्ट सूची। यानी कहने का मतलब है राज्य को केंद्र को शक्तिशाली बनाया गया है, लेकिन इतना भी शक्तिशाली नहीं बनाया गया है। और यहाँ ये जो शक्तियाँ प्राप्त कर रही हैं, जो राज्य और केंद्र सरकार है वो कहाँ से प्राप्त कर रही हैं, वो कर रही सीधे और सीधे संविधान से प्राप्त। तो एकात्मक और संघात्मक दोनों शक्तियों का मिश्रण भारत में क्या है रखा गया। जैसे आपातकाल लग जाता है तो सारी शक्तियाँ कहाँ चलेगी, केंद्र के पास चली गई। राज्यों में आपातकाल लग जाता है तो भी शक्तियाँ कहाँ चलेगी, केंद्र के पास। यानी मैचिंग तगड़ा किया हुआ है। आपातकालीन उपबंध, आपातकालीन उपबंध, आपातकाल। तीन अनुच्छेद हैं, 352, 356 और 360। अब देखो जो अनुच्छेद 352 है वो है राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल। अगर भाग की बात करें तो भाग 18 है ये, भाग 18 में आपातकालीन उपबंध दिया हुआ है। एक तो पहले जो हैं 352 वाले वो हैं राष्ट्रीय आपातकाल, जो दूसरे हैं वो है राज्य आपातकाल और तीसरे हैं वित्तीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल जैसे 3 बार लागू हुआ है तो वहाँ क्या होती है, पूरे देश की जो एक तरह से शासन चलाने की शक्ति है वो किसके पास चली जाती है, केंद्र में चली जाती है, राष्ट्रपति के पास चली जाती है। राष्ट्रपति शासन ही बोलते हैं इसको, आपातकाल को राष्ट्रपति शासन भी। तो ये देश में कोई बड़ी विपदा हो जाए, युद्ध हो जाए, ठीक है, उन चीज़ों में ये अलग राज्य आपातकाल और वित्तीय आपातकाल। तो वित्तीय आपातकाल तो आज अभी तक काम में लिया हुआ नहीं है। अब बात करते हैं, ये तो होगी भाग 18 आपातकाल, आपातकालीन उपबंध। यानी कोई ऐसी अगर परिस्थितियाँ आ जाती तो आपातकाल अगर भी क्या है उस चीज़ को कंट्रोल किया जा सकता है। इकहरी नागरिकता, जैसे अमेरिका वगैरह हैं देश, उनमें क्या है दोहरी नागरिकता है। अमेरिका में क्या राज्य की नागरिकता अलग लेनी पड़ती है और जो देश है उसकी नागरिकता क्या है अलग लेनी पड़ती है। राज्य की नागरिकता अलग और देश की, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में जो ये इकहरी नागरिकता है ब्रिटेन से ली गई है, इकहरी नागरिकता है वो ब्रिटेन से। यानी भारत में ये नहीं कि राजस्थान का तो राजस्थान की नागरिकता अलग लो और भारत की नागरिकता अलग लो। भारत में हम सब भारतीय हैं, कोई ना तो राजस्थानी है, न कोई बिहार का है, न कोई यूपी का है, न कोई और है, सब क्या है भारतीय हैं। हम सब भारतीय हैं, समस्त भारतीय मेरे भाई बहन हैं, ठीक है। भारत मेरा देश है, हम सब भारतीय हैं और सारे भारतवासी मेरे भाई बहन हैं।
ये ब्रिटेन से ली गई है कि नागरिकता है वो क्या है, एक है। इसके अलावा बात करें तो एक न्यायिक पुनर्विलोकन भी क्या है, जुडिशियल रिव्यू, वो भी क्या है भारत की जो विशेषता है संविधान की, जुडिशियल रिव्यू। न्यायिक पुनर्विलोकन, यानी संसद कोई ऐसा नियम पारित कर दे तो जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू इसके माध्यम से क्या है उसको रद्द कर सकते हैं, यानी अपने स्वतः संज्ञान में ले सकते हैं। कोई ऐसा जरूरी नहीं कोई उसके ऊपर कुछ करे कार्रवाई, तभी अब स्वतः ही क्या है उसको संज्ञान में ले सकते हैं। इसके अलावा जैसे ना ये अभी जो लागू हो गया त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था भी, ये चलो बाद में लागू हुआ है लेकिन अभी थोड़ा देख लेते हैं। ये भी है, और ये सारी चीज़ें हैं वो क्या है भारतीय संविधान की विशेषता हैं। इसके बाद जैसे न्यायपालिका की बात करें तो न्यायपालिका भी यहाँ क्या है पिरामिडीय है। ये न्यायपालिका हमने देखो अलग से पढ़ रखा है टॉपिक, सारे टॉपिक जैसे न्यायपालिका है, कार्यपालिका है, व्यवस्थापिका, तो ये आप वहाँ भी देख सकते हो। जैसे इसका जो हायर फॉर्मेशन है वो सुप्रीम कोर्ट आएगा, फिर हाई कोर्ट, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वगैरह, इस प्रकार से क्या है ये न्यायपालिका भी है। तो ये जो सारी विशेषताएं हैं वो किसके, भारतीय संविधान के। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और बहुत सारे इसमें मैंने पर्सन इंक्लूड भी किए हैं। तो वीडियो दोस्तों अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करें, और चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि जो वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।